बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट 4 तरह की होती है: परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग या स्टॉक आउट कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कौन सी? इन्वेंट्री को ख़रीदना। ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री को ऑर्डर करके गोडाउन तक लेकर आना। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंट्री को होल्ड करना, कैरी करना वेयर हाउस में, उसके ऊपर जितनी लगने वाली सारी कॉस्ट आ जाएगी। और फिर लास्ट में हमने स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम कितनी तरह के नॉर्मली डिसीजन करते हैं? ठीक है, 2 तरह के हमें डिसीजन करने हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के। तो बच्चों हमने 2 तरह के डिसीजन यहाँ से देखने हैं। पहला डिसीजन ये है, डिसीजन रिगार्डिंग ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहला डिसीजन क्या लेना है? डिसीजन रिगार्डिंग ऑर्डर क्वांटिटी। पहला डिसीजन हमने ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में लेना है। ठीक है, देखो हमने ऊपर कहा था कि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या पढ़ने लगे हैं? 2 बातें: मिनिमम इन्वेंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट, कम से कम इन्वेंट्री होनी चाहिए ताकि कॉस्ट कम से कम आए। सही है? अब वो मिनिमम इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए? अब उसका आंसर यहाँ पे है, डिसीजन रिगार्डिंग ऑर्डर क्वांटिटी। भाई वो जो मिनिमम क्वांटिटी मंगवानी है वो कितनी को मंगवाएं कि हमारी कॉस्ट कम आए। ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर साइज भी कहते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, और ऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ये तीनों नाम हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी? अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक फर्दर थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, ऑर्डर साइज भी कहते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ लगती है? अच्छा, ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, और हमें क्वांटिटी ज़्यादा ऑर्डर करनी चाहिए या कम क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मुझे पूरे साल में मिसाल के तौर पर 12,000 यूनिट्स चाहिए पूरे साल। कितने चाहिए? पूरे साल में 12,000 यूनिट से मैंने काम चलाना है। सवाल मेरा ये है, क्या 12 के 12,000 यूनिट अभी मंगवा लूं? क्या ख्याल? नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन दे रहा हूं ना आपको, हो सकता है, मर्जी आपकी। ऑप्शन यही है, 12 के 12,000 यूनिट अभी मंगवा लो। अच्छा, एक और ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यार 6,000 करके मंगवा लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अगर 12,000 ऑर्डर क्वांटिटी है, यूनिट पूरे साल में चाहिए। पहला ये है कि भाई ऑर्डर क्वांटिटी 12,000 ही मंगवा लिया, तो कितनी मरतबा ऑर्डर देना पड़ेगा? ये है मेरे पास एक मरतबा ऑर्डर। सही है, एक ऑर्डर दूंगा। 6,000 करके मंगवाता हूं तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 2 मरतबा ऑर्डर देना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। अच्छा, कोई और ऑप्शन बनती है? सर एक और ऑप्शन भी बना लेते हैं, या 4,000 करके मंगवा लेते हैं। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 3 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 4 3 12 पूरे साल। अच्छा, एक और ऑप्शन देख लेते हैं, या 3 करके मंगवा लेते हैं। जी आप कितने देने पड़ेंगे? सर 4 ऑर्डर मंगवाने। क्या ख्याल है? अच्छा, ई ऑप्शन दे देते हैं जरा, भाई 2,000 करके मंगवा लेते हैं। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? अब 6 ऑर्डर। अब एक 12,000 मंगवाऊं, 6,000, 4,000, 30,000, 2,000 मंगवाऊं, बताएं इनमें से किस तरतीब से मूव करूं? सबसे पहले हमने इसके बारे में ये डिसीजन मेकिंग सीखनी है। देखो मसला आ गया ना,
मैं 12,000 करूंगा तो एक ऑर्डर देने पड़ेंगे, 6 करके 2, 4 करके 3, 3 करके 4, 2,000 मंगवाऊंगा तो 6 मरतबा पूरे साल में ऑर्डर देने पड़ेंगे, फिर 12,000 पूरे मिलेंगे। मुझे बताएं ये जो मैं ऑर्डर क्वांटिटी लिख रहा हूं, इनके चेंज होने से क्या ये एनुअल 12,000 चेंज हो रहा है? भाई नहीं, 12,000 पूरे करने हैं, जैसे मर्जी पूरे करो। क्या मेरी बात इस समय लगती है? अब इन 12,000 मंगवाऊं या 2,000 का ऑर्डर दूं, पहली मर्तबा ऑर्डर कितने का दूं? भाई हम उतना ऑर्डर देंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम आए। अब यहां से देखो पहले वाला सवाल का जवाब मिल जाए। मिनिमम इन्वेंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट, हमने उतनी इन्वेंट्री मंगवानी है जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए। तो अगर आपको लगे यार 12,000 यकदम मंगवा लो उससे कॉस्ट कम आती, तो भाई 12,000 मंगवा लो। आपको लगता है 6,000 मंगवानी चाहिए, भाई 6,000 मंगवा लो। 4,000 सूट करता है, 4,000, 3, 2, जो भी आपको सूट करता है। मान लो, अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपका। क्या कर रहा हूँ? कंसेप्ट बिल्ड कर। मान लो आप लोगों ने सोचा सर वी विल गो विद ऑप्शन ए, सही है। अगर आप 12,000 आज मंगवा लेंगे, क्या 12,000 के 12,000 आज ही इस्तेमाल हो जाएंगे? अगले महीने इस्तेमाल हो जाएंगे? अगले 4 महीनों में इस्तेमाल होंगे? अगले 6 महीनों में इस्तेमाल होंगे? नहीं, पूरे साल उन्होंने इस्तेमाल होना है। अगर आज आप 12,000 मंगवा लेते हो, अगर आज, तो सर हो सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कह सकता हूं 12,000 मंगवाने पर एक ऑर्डर देना पड़ेगा और एक ऑर्डर पर एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी ना। कह सकता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां से कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका। कह सकता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, लेकिन जब 12,000 यूनिट आज मंगवाऊंगा तो इन 12,000 को पूरा सालों साल संभालना पड़ेगा। तो अगर 12,000 के साथ मूव करूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम आ जाएगी पर होल्डिंग कॉस्ट तो अखीर आएगी। पूरे साल होल्डिंग कॉस्ट, पूरे साल का किराया चलता रहेगा, होल्डिंग कॉस्ट अच्छी खासी आ जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? ये बात किसको समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं करवा रहा? बहुत मुश्किल करवा रहा हूँ? ओके, बहुत मुश्किल करवा रहा हूँ। हम कॉस्ट पढ़ते पढ़ते एकदम केमिस्ट्री पे चले, कंसेप्ट ही उड़ गए हमारे सारे। आप लोगों ने सर सोचा नहीं सर 2-2 हज़ार करके मंगवाते हैं। सर कितना? 2-2 हज़ार करके मंगवाते हैं। जब 2-2 हज़ार करके मंगवाने का फैसला किया तो सर कितनी मरतबा ऑर्डर देने पड़ेंगे? 6 मरतबा। तो कह सकता हूँ 6 मरतबा ऑर्डर देने से ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ज्यादा आ जाएगी। जब 2-2 हज़ार करके मंगवा तो देखो होल्ड कम करना पड़ेगा, जो मंगवाऊंगा वो इस्तेमाल हो जाएगा, जो मंगवाऊंगा वो इस्तेमाल हो जाएगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी पर होल्डिंग कॉस्ट कम आएगी, है ना। ये मैंने दो एक्सट्रीम इसलिए डिस्कस किए ताकि कंसेप्ट समझ लग जाए। तो यहां से आप लोगों ने बताएं क्या एनालिसिस किया, बताएं। माशाल्लाह इतने समझदार लोग हैं आप लोग। कोई मुल्क के बारे में कोई मसला हो, कोई मसले का हल हुक्मरानों के पास ना हो और वो मसला आपसे डिस्कस किया जाए तो आप बेहतरीन राय देते हैं। यार हुकूमत को चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए मुझे अपने पैनल में बिठाया करे, मेरे से डिस्कशन किया करे, मेरे से मशवरा लिए, जो मैं मशवरा देता हूँ उससे लेवल का मशवरा कोई दे नहीं सकता। सही है। तो सर आप बताएं कि आपने इस कंसेप्ट से क्या सीखा? मैं 12,000 मंगवाऊं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आती है लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं कम से कम ऑर्डर मंगवाऊं, ऑर्डर क्वांटिटी कम से कम 2,000 ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि एक ऑर्डर में 2,000 मंगवाऊं तो 6 मरतबा ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर दे रहा हूँ। ज़्यादा ऑर्डर ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कम ऑर्डर कम ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या ख्याल है? इस तरह बारिश ज़्यादा पानी ज़्यादा आता है, बारिश कम पानी कम आता है। क्या ख्याल है? थेरी रिप्रेजेंटेड बाय बिलावल। क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो हमें तो पता नहीं था ज़्यादा पानी आने से ज़्यादा, बारिश ज़्यादा आने से ज़्यादा पानी आता है, तो उन्हें क्लियर। हाँ क्या कहते हैं? क्या कह रहे हो? वो आपका लीडर है? ओह ओके यार, सॉरी आपका सेंटीमेंट हर्ट हुआ यार। ओके
हो सकता है आने वाला वजीर आला हो सकता है यार। हाँ नहीं, वजीर आजम बनाना उसको। मैं पहले कह रहा हूँ शायद वजीर आला बन जाए, फिर वजीर आजम तक सोच लेंगे। तो डायरेक्ट वजीर आजम बना रहा है। चलो सर, यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो तो होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाती है। कह सकता हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट कम आ जाती है, अगर ऑर्डरिंग कम आ जाए तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इन दोनों में इनवर्स। तो अब ये तो बड़ा मसला आ जाएगा यार। अब मैं 12,000 का ऑर्डर दूं, 6 का दूं, 4 का दूं, 3 का दूं, 2 का दूं, ये मसला आ गया। इस मसले का हल हम अभी थोड़ी देर बाद फाइंड करेंगे। ये कंसेप्ट लग गया? अच्छा, सेकंड है इन्वेंट्री लेवल रिलेटेड डिसीजन। ये इंशाल्लाह ताला इस कंसेप्ट के बाद पढ़ेंगे। डन। अभी हम पढ़ेंगे डिसीजन नंबर 1। डिसीजन क्या करना है भाई? 12,000 का ऑर्डर दूं, 6,000 का ऑर्डर दूं, 4,000 का, 3,000 का, 2,000 का। तो सर अब हम ये मसले में हैं, ऑप्टिमम बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी बताओ। 12, 6, 4, 3, 2 में से हु इज द बेस्ट ऑर्डर? हु इज द बेस्ट ऑर्डर? हमें कैसे पता चलेगा बेस्ट ऑर्डर कौन है? सर उसके लिए 2 स्टेप करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द ईयर फॉर ईच ऑप्शन। हर एक ऑप्शन के लिए क्या करेंगे? रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ऊपर आपको पता है कॉस्ट अभी समझा कर आया हूँ। ये टोटल कॉस्ट कौन सी, वो समझा के आया हूँ सर। यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ मैंने। कॉस्ट में कौन है? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। देन अभी हमारे वाले सीन में स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं आएगा, सही है? आगे चल के स्टॉक आउट कॉस्ट भी आ जाएगा। डन बच्चों। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलिवेंट कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होती। रेलिवेंट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? वेरिएबल। याद रखिएगा जब मैं डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा, अब ये डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने लगा ताकि डिसीजन मेकिंग में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। डिसीजन मेकिंग में हमेशा जो कॉस्ट इस्तेमाल होती है वो रेलिवेंट कॉस्ट इस्तेमाल होती है, और रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि वेरिएबल के चेंज होने से डिसीजन चेंज होता है। बच्चों फिक्स कभी चेंज नहीं होता। अगर फिक्स ने चेंज ही नहीं होना तो डिसीजन ने उसकी वजह से चेंज होना है? नहीं। वेरिएबल चेंज, डिसीजन चेंज। तो याद रखिएगा रेलिवेंट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट होगी? सिर्फ वेरिएबल जो कि चेंज हो सकती है। क्या मेरी ये बात समझ लगती है? अच्छा जी, पहले क्या करना है सर? कॉस्ट कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर मैं 12,000 का ऑर्डर देता हूं तो उसकी परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, तीनों में क्या होगा? 2,000 करके मंगवाऊंगा तो उसकी परचेज, ऑर्डरिंग और होल्डिंग क्या पड़ेगी? ठीक है। फिर सिलेक्ट द ऑप्शन विद लोएस्ट टोटल कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहां तक बताएं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी मसले का हल बताऊंगा कि मुझे 12,000 यूनिट मंगवाने चाहिए, 6, 4, 3 या 2 करके मंगवाने चाहिए। ठीक है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं और फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, मुझे चाहिए यहां से टोटल रेलिवेंट कॉस्ट जो कि इक्वल होती है परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग। स्टॉक आउट कॉस्ट अभी नहीं आएगी, वो आगे चल के आएगी। परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? सीधी सी बात है, एक यूनिट कितने का खरीदा मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट कितने खरीदे। कोई मसला तो नहीं है? तो परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर कैसी आएगी? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, ऐसे ही है। तो हाँ हाँ, ये क्या लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में? ये क्या लिखा हुआ है? जी जी, अगली बात मैंने वही कहना था। वो जितने खरीदे हैं पूरे साल में, एनुअल डिमांड, पूरे साल में जितने यूनिट्स डिमांड करने हैं, पूरे साल में जितने यूनिट्स हमने खरीदने हैं। एनुअल डिमांड का मतलब पूरे साल में कितने यूनिट्स खरीदने हैं। तो देखो पूरे साल में कितने यूनिट खरीदने हमने? 12,000 खरीदने। तो ये एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट्स की है। बच्चों समझ आ रही है? टोटल परचेज कॉस्ट कैसे आएगी? एक यूनिट कितने का खरीदा मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितने खरीदे, टोटल यूनिट कितने खरीदे। और टोटल यूनिट कौन से होंगे? वही होंगे जो हमारी एनुअल डिमांड,
यानी कि एनुअल डिमांड में कितने यूनिट चाहिए 12,000, तो टोटल यूनिट मेरे 12,000 होंगे। तो 12,000 को मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट या परचेज प्राइस पर यूनिट से, तो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर पूरे साल की आ जाएगी। तो एक यूनिट कितने का खरीदा मल्टीप्लाई पूरे साल में कितने यूनिट खरीदे। इसमें कोई टेंशन है तो बताओ मुझे। और नहीं यार 2000 तो खरीदने नहीं है, 2000 करके तो ऑर्डर देना है। खरीदने तो यहाँ पे एनुअल डिमांड में तो यहाँ पे 12,000 ही लिखना है, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं मेरे पास जो मैंने ऊपर एग्जांपल समझाई है। और साइंसदानों 2,000 का ऑर्डर देना है, पूरे साल में आने तो 12,000 ही है यार, तो 12,000 ही खरीदूंगा ना मैं पूरे साल की। जो 2,000 करके मंगवाओगे बच्चों पूरे साल में टोटल 12,000 ही मंगवाओगे ना, तो 12,000 तो आपके एनुअल यूनिट्स हो गए जो अपने डिमांड करनी है, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का खरीदा। साइंसदानों लगता समझ नहीं आ रही भैया, 12,000 पूरे साल के यूनिट्स हैं। वो अलग बात है मेरी मर्जी, मैं 2-2 का ऑर्डर दूं, 3 दिन का ऑर्डर दूं, 4-4 का 6-6 करके मंगवाऊं या 12,000 इकट्ठे मंगवा लूं, वो मेरी मर्जी है, पर कैलकुलेशन तो 12,000 के साथ होगी ना। और नहीं समझ आ रही, वो मैं बताऊंगा। परचेज प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं, 12,000 मंगवाने। आगे चलते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी होगी बच्चों, जब हमने टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट की, परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल में। अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, ऐसे ही करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके साथ जब भी किसी चीज का टोटल कैलकुलेट करते हैं असूल ही होता है पर यूनिट को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं समझ आ रही, वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। और इस तरह अगर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पर मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, ऐसी है। अच्छा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट याद रखिएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है, यानी कि एक ऑर्डर देने पर क्या कॉस्ट आएगी। जैसे कि 12,000 यूनिट मंगवाऊं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, तो एक ऑर्डर देने पर जो कॉस्ट आएगी उसको क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मेरे पास समझ आई। और अगर मैं 6,000 करके मंगवाता हूं तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 2। इसका मतलब एक ऑर्डर देने पर कितनी कॉस्ट आती है, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये दो ऑर्डर देने की कॉस्ट आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। और अगर 4,000 करके मंगवाता हूं तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 3। तो यहां पे क्या देगा, कॉस्ट ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, भाई एक ऑर्डर देने का कितनी कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 4,000 करके मंगाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर 3 आ जाएंगे, और 3,000 करके मंगाऊं नंबर ऑफ ऑर्डर 4 बन जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। मेरे पास समझ आ रही है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आएगी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर ये 1 2 3 4 4 6, समझ आई। और ये नंबर ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 6 ये हम लोगों ने कैसे फाइंड किए, हालांकि आप लोगों ने खुद ही फाइंड के लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं समझाया था। पूरे साल में 12,000 यूनिट मंगवाने हैं, 12 के 12 इकट्ठे मंगवा लिए तो कितनी मतलब ऑर्डर दिया, 1। 6 करके मांगे तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 2। इसका मतलब 2 कैसे आया, फॉर्मूला बन सकता है अगर एनुअल डिमांड को डिवाइड कर दूं ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। एनुअल डिमांड कितनी, 12,000, और एक मतलब का कितना ऑर्डर दे रहा हूं, 6,000। तो आंसर कितना आ गया, 2। ये चेक करिए 2 पड़ा हुआ है हमारा। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर किसके बराबर होते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। यहां तक बच्चों देखो कोई बात पूछने वाली हो तो पूछ लो, आगे चलें। फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर आ जाते हैं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री, मल्टीप्लाई बाय
याद रखिएगा, वेरी 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 प्रीशियस पॉइंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा पर ऑर्डर चलेगा और होल्डिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट चलेगी। ये बात याद रखिएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? पर ऑर्डर के हिसाब से, जबकि होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं, पर यूनिट के हिसाब से चलेगी। इन दोनों में मेन डिफरेंस है। मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री, वाई एवरेज इन्वेंट्री। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? पूरे साल हम लोगों ने कितनी इन्वेंट्री संभाल के रखनी है। पूरे साल हम लोग नॉर्मली कितनी इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं। भाई कभी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, कभी इन्वेंट्री कम होगी ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे, पूरे साल कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को होल्ड करते हैं। सर वो वैल्यू मिलना डिफिकल्ट है मतलब, तो क्या करेंगे, हम उनका एवरेज ले लेंगे ना, और ये कहेंगे यार पूरे साल ऑन एवरेज हमेशा इतने यूनिट हमारे स्टॉक में रहते हैं और हमेशा उन यूनिट को हम संभालने के लिए इतनी कॉस्ट बेयर करते हैं। तो याद रखिएगा होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे आएगी? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट। क्या ये वाली बात मुझे समझ लगती है? होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है EOQ/2। EOQ आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो अभी का फॉर्मूला बदल देता हूँ। फॉर्मूला हो गया ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास आ जाएगी। यहाँ तक कोई फॉर्मूले में कोई डिस्कशन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। जी बच्चों, ऑर्डर क्वांटिटी, हाँ नहीं 2000 डिवाइड बाय 2 करूंगा। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी है ना, कि 12,000 का ऑर्डर दूं। ऑर्डर क्वांटिटी मीन कितने का ऑर्डर दूं यार। मान लो आप चावल का काम करते हो, बिजनेस करते हो, आपने 12,000 बोरियां मंगवानी है। आपने कहा यार मैं 12,000 आज ही बोरियां मंगवा लूँ, तो एक मरतबे ऑर्डर दूंगा तो 12,000 की 12,000 बोरियां आ जाएंगी। अगर 6,000 करके बोरियां मंगवाता हूँ तो भाई 2 मरतबा ऑर्डर देना पड़ेगा साल में। पहली मरतबा 6,000 आ गई, फिर अगले ऑर्डर में 6,000 आ गई, 12,000 टोटल करनी थी। ये यहाँ पे बस, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? 2,000 डिवाइडेड बाय 2, 3,000 डिवाइडेड बाय 2, 4,000 डिवाइड बाय 2। ये एवरेज इन्वेंट्री इस तरह से आएगी। यहाँ तक कोई टेंशन आता पूछ लो। दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर वाले 3 पॉइंट। परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? परचेज कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट हमेशा एनुअल डिमांड होगी क्योंकि पूरे साल के लिए यूनिट्स लेने हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा पर ऑर्डर होगा। अगर पर ऑर्डर है तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल कॉस्ट आएगी। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, तो क्यों टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ तक रिवाइज कर लो। और इन फॉर्मूलाज को देख लो, फिर एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ इनको याद करने के लिए। जी बच्चों, अच्छा जी, ये एवरेज इन्वेंट्री याद करें, फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व क्या करते हैं, आप लोग ही सॉल्व करोगे। एवरेज इन्वेंट्री में 2 मसले आते हैं। एवरेज इन्वेंट्री में 2 मसले आते हैं। सोने के लिए एक रूम होना चाहिए। आवाम की तरह ठंडी ठंडी क्लास चल रही है तो हाँ सो जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने सोना नहीं है, ठीक है, वरना मैंने आपसे पहले सो जाना, सही है, क्योंकि सोने में आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। चांदी में मेरे साथ कर लेना मुकाबला, ठीक है। मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास सोना है, इसलिए सोने के लिए मैं सबसे पहले तैयार हो जाता हूँ। सो जाएंगे, सो गए, इसलिए बच्चों क्लास में आप लोगों ने सोना नहीं है, अलर्ट रहना है, ठीक है। और जो टेके शेके लगाते हैं ना सर, टेक से उठा लो। जैसे इंसान की कमर लगती है ना टेक, सर फौरन नींद के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, उसको लगता है अच्छा हम सोने जा रहे हैं, ठीक है। तो टेक से बचना है। अच्छा जी, एवरेज इन्वेंट्री सर, अगर नहीं नींद आ रही तो फिर उठक बैठक कर लेते थोड़ी सी,
स्कूल वाले करते थे, पीटी करते थे हम 1 2 3 4 1 2 3 4 खड़े होके। हाँ हाँ 2 दिन तक जागते रहोगे। अल्लाह अकबर। चलें जी सर, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? OQ ओवर 2, ऑर्डर क्वांटिटी ओवर 2। अब एवरेज इन्वेंट्री में दो मसले हैं, दो मसले। नंबर 1, कंपनी डजंट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक। कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करती, यानी कि सेफ्टी स्टॉक जीरो है, यानी कि कोई सेफ्टी स्टॉक कंपनी ने मेंटेन नहीं किया हुआ। अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करती तो कोई टेंशन नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री OQ ओवर 2 था, अभी भी OQ ओवर 2 ही रहेगा, सेफ्टी स्टॉक जीरो रखा, कोई टेंशन। अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक नहीं रहती तो भाई एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर होगा? ऑर्डर क्वांटिटी ओवर 2 के। ये कहना चाह रहा हूँ, ये और ये मैच कर देंगे अगर कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? और अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करके रखती है तो भाई OQ ओवर 2 तो एवरेज इन्वेंट्री हो गई, प्लस वो वाला स्टॉक जो उससे छुपा के रखा हुआ है उसको छुपाने के ऊपर भी तो होल्डिंग कॉस्ट लगेगी। तो इसका मतलब अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, OQ ओवर 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। देखो याद रहता है। और इस सेफ्टी स्टॉक की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि नई वाली अम्माएं जो है ना वो ऐसा नहीं करती हैं, वो अपडेटेड हो चुकी हुई हैं। पुरानी वाली अम्माएं जो थी ना वो ऐसा करती थी। मिसाल के तौर पर जितने भी उनके पास पैसे होते थे किचन चलाने के लिए, वो सारे के सारे पैसे सर खर्च करती नहीं थी। मान लें अगर उनके पास 20,000 रुपए हैं किचन चलाने के लिए, उनकी कोशिश हुआ करती थी कि 15,000 में किचन चला लें और 5,000 छुपा के कहीं पे रख लें, 5,000 छुपा के कहीं पे रख लें। अच्छा, अब वो जो नॉर्मली सीक्रेट प्लेसेस हुआ करती थी ना सर, वो सीक्रेट प्लेसेस सबसे ज्यादा जो शक जाता था ऑडिटर का, ठीक है जी। तो ऑडिटर का शक जाता था किचन में। अब किचन में जितने डब्बे बड़े हुए ना सर, किसी ना किसी डब्बे के अंदर वो खजाना पड़ा होता था, और उन डब्बों में से भी उस डब्बे के ऊपर सबसे ज्यादा शक होता था जो सारे डब्बों के पीछे छुप के बैठा हुआ है। और अगर उस डब्बे का हम ओपन करें सर, कुछ ना कुछ माल जरूर निकलता था, ठीक है। वो अम्मा ने क्या रखा होता था? सेफ्टी स्टॉक, कि अगर घर में कभी पैसे खत्म हो जाएं और इमरजेंसी में कोई पैसे चाहिए हों तो हम इन डब्बों में से पैसे निकाल। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करती है कि भाई हो सकता है कि एवरेज इन्वेंट्री खत्म हो जाए। जब इन्वेंट्री खत्म हो गई तो हमारे पास कोई स्टॉक नहीं हुआ तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस अपने पास कुछ सेफ्टी स्टॉक छुपा के रखती है ताकि बुरे वक्त में इसको यूज कर सके, क्योंकि ये भी संभाल के रखा होता है। दैट्स व्हाई एवरेज इन्वेंट्री में प्लस सेफ्टी स्टॉक इसको भी संभालना होगा। तो होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो सेफ्टी स्टॉक भी एवरेज इन्वेंट्री में ऐड होगा, और अगर कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा तो कोई टेंशन नहीं, OQ ओवर 2 ही हमारा एवरेज इन्वेंट्री होगा। ये एवरेज इन्वेंट्री के दो कहानी है। अगर सेफ्टी स्टॉक है तो सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे। उसको रिवाइज कर। यहाँ तक बच्चों कोई सवाल है तो पूछ लो मेरे से। ये मैंने पढ़ाया, अभी मैं एग्जांपल आप लोगों से, एग्जांपल मैं नहीं करवाऊंगा। अगर आप लोगों मैं करवाऊंगा तो नेवर एवर, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सवाल ज़हन में आता तो पूछ लो मेरे से। फिर आगे हम एग्जांपल में चल रहे हैं, क्योंकि जितनी मैंने चीज़ें करवानी थी करवा ली। अब एग्जांपल नन्ही मुन्नी से एग्जांपल के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, मेरे कहने पे ना जल्दी से फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद करने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, बेशक आप वो नोट्स कर लो, ठीक है। परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट कैसे, ओ यार, टोटल परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? परचेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय AD, एनुअल डिमांड। अब मैं शॉर्टकट पर आ गया, मेरे पास समझ लगती है। अगला फॉर्मूला होगा TOC, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर याद रखना यार, ये नहीं करना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। मीन यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूला AD पे खत्म हुआ, अगले फॉर्मूले का एंड वाला हिस्सा AD से शुरू होगा। AD ओवर, और बोलो हाँ, AD ओवर OQ।
ओ क्यू को क्यू भी लिख लो तो काम चल जाता है। ऑर्डर क्वांटिटी है ना, ऑर्डर क्वांटिटी, उसकी जगह सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी भी लिख दो तो काम चल जाता है। तो फॉर्मूला एडी अवर क्यू, एडी अवर क्यू, क्यू मीन ऑर्डर क्वांटिटी, क्यू मीन ऑर्डर क्वांटिटी ही है। डन बच्चों। तीसरा फॉर्मूला क्या था, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। फॉर्मूला होल्डिंग कॉस्ट पी यू पी ए, पूपा, ठीक है जी। होल्डिंग कॉस्ट पूपा, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा ये लिखना आपने बच्चों, पर यूनिट पर एनम, क्योंकि ये लफ्ज ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं सवालों में। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय, अब ये कहां पे खत्म हुआ है, क्यू पे ना, ये क्यू पे खत्म हुआ है, तो ये अगला फॉर्मूला यहां से स्टार्ट होगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी अवर टू, क्यू मीन ओ क्यू, क्यू मीन ओ क्यू। देन ये फॉर्मूला बन जाता है तीनों टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। शाबाश, जल्दी से याद करो, ये वाला हिस्सा जल्दी से याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर अगर सवाल चलने सारे, शाबाश याद करो। फिर आप लोगों से एक सवाल करवाता हूं, आप लोगों तो मैं कर दूंगा पहला। नहीं मोबाइल छोड़ दो, उसको मैं सीए कर रहा हूँ, तेरे सीए की फिक्र बाद में करूंगा, पहले अपना सीए कर लूंगा। आई कैप को चाहिए यार 6 महीने बाद बाकी पेपर ना ले, बच्चों का तो इतना टाइम बच जाएगा। ऐसे एसीसी क्वार्टर बेस पे आ चुका हुआ है, ठीक है, और वहाँ से आईसीएआई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी क्वार्टर बेस पे आ चुके हैं 3 माह बाद। आई कैप भी सेमी एनुअल भी अभी तक रुका हुआ है। अब ना वो वक्त नहीं है कि यार हम 6-6 7-7 साल लगाएं प्रोफेशन में। अब चाहिए जल्दी से क्वालिफाई करे, बच्चा मैदान में आए, कमाए शमाए, मुल्क के लिए खिदमत करे, मुल्क की घर वालों की खिदमत करे, अपनी खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे। जितना बच्चा इंडस्ट्री में मार्केट में जल्दी आएगा उतना मुल्क तरक्की करेगा। जितना बच्चा पढ़ाइयों में रहेगा तो लर्निंग एज ज़्यादा ज़ाया हो रही है। देखो अगर 10 साल मैं एजुकेशन में लगा रहा हूँ तो मैं 10 साल में कमाई नहीं कर रहा, उस 10 साल की एजुकेशन अगर मेरी 6 साल में कंप्लीट हो जाए तो 4 साल मार्केट में लगाऊंगा, इकोनॉमी में लगाऊंगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी को ज़्यादा स्किल्ड लेबर जल्दी मिल जाएगी। अब बच्चा जनाब साहब यहाँ पे सी नहीं मुकम्मल हो रहा था तो इकोनॉमी स्किल लेबर से महरूम रहती है, सही है। तो आईक्यूएफ को चाहिए कि सेमी एनुअली बहुत लेट हो रहा है। आप देखो ना एक बच्चे का पेपर 48 पे या 46 पे फेल हो गया, अब वो बच्चा ऐसा थोड़ी है कि सारी किताबें दोबारा पढ़े, उसको चाहिए कि यार थोड़ा सा और बेहतर करके अगले 3 माह बाद वो पेपर देने के काबिल होगा। तो क्वार्टरली हो जाए तो बच्चों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। वो सब्जेक्ट जो ओवरऑल 4 साल में कंप्लीट होते हैं बच्चे, वो 2.5 साल में 3 साल में कंप्लीट करने के काबिल हो जाएंगे, 2 साल में कंप्लीट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक पेपर है पूरे 6 माह वेट करना पड़ता है। सवाल पढ़ लो आप। सवाल नजर नहीं आ रहा तो सर आगे आ जाए आप। अच्छा सवाल का मतलब नहीं सवाल नहीं, वो फॉर्मूला याद कर लो। कर लिया कर लिया, पक्की बात है। चलो जबानी सुनाओ मुझे, मैंने 1 बाय 1 सुनना है। मैं पूछूंगा ना तो फिर आप सुनाएंगे ना क्या कहता है सर टोटल परचेज का फॉर्मूला ये होता है। बहुत अच्छे, ये कौन सा सुनाना हुआ, ठीक है। अच्छा जी भाई आप ये सुनाएं टोटल परचेज कॉस्ट। भाई मेरी तरफ देखना, डोंट लुक एट द बोर्ड। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके ऊपर होती है? हाँ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? एडी ओवर क्यू, एडी ओवर क्यू। इस तरह सुनाना, नंबर ऑफ ऑर्डर से नहीं सुनाना, ठीक है। भाई आप सुनाओ टोटल होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी। अच्छा जी, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सुनाना है सेफ्टी स्टॉक के साथ। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल होल्डिंग कॉस्ट विद सेफ्टी स्टॉक। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सेफ्टी के साथ हाँ प्लस नहीं सर हाँ मल्टीप्लाई विद ओक्यू ओवर 2 प्लस सेफ्टी कॉस्ट। हाँ प्लस, वेल बहुत अच्छा, जबरदस्त, याद हो गया आप लोगों को। सर इस याद की हुई बात की खुशी में सर एक सवाल फटकाते हैं। सवाल ये है, अच्छा पहला सवाल है
तो आप ही कर लो कि मैं कर लूँ? मैं कर लूँ? अच्छा एक मैं करवा देता हूँ, 5,000 वाला मैं करवा लेता हूँ, 10 और 20 वाला आप कर लेना, फिर फैसला मिलजुल के कर लेंगे। डन? अच्छा जी, अगर आप कहते हो कि पहला सवाल मैं ही करवाया तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से कर रहेंगे, कर सकते हो, आपको खुशी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने लगे। एनुअल डिमांड कितनी है बच्चों? 40,000 मुझे पूरे साल में चाहिए। एक यूनिट कितने का खरीदता हूँ? और एक यूनिट को होल्ड करने की कितनी कॉस्ट पड़ती है? 25 रुपये। और एक ऑर्डर देने पर कितना ऑर्डर का खर्चा आता है? 4500 आता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज मोर इकोनॉमिकल। कहता है 40,000 पूरे साल में चाहिए, बताओ 5-5 हज़ार करके मंगवाऊं, वो आपसे पूछ रहा है 10-10 हज़ार करके मंगवा लूं या 20-20 हज़ार करके मंगवा लूं, इनमें से कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल रहेगा? डन बच्चों? क्या आप लोग उसको कीमती मशवरा देंगे? पक्की बात है? चलो सर देते हैं, क्या क्या उसको मशवरा देते हैं, आप बेचारे के मकबरा बनाते हैं आप लोग। आ जाइए सॉल्व करते हैं। पहला वाला सवाल है तो बेहतर है कि आप लोग ही कर लें, या मैं कर लेता हूँ। एक आप लोग कर लोगे? यार आप कर लोगे ना, यकीन करें आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि हमने टीचर से सीखे बगैर एग्जाम्पल खुद ही पढ़ा दी। खुशी होगी ना? सर आपको सवाल दिखाते हैं, अभी टेंशन ना लें। आपके पास सर इस सवाल को करने के लिए पूरे 4 मिनट हैं, इससे ज़्यादा हम आपको टाइम नहीं देंगे। ठीक है, चलो सवाल कर लो, ये सवाल सारा फिर मैं करता हूँ। और इनमें से मोस्ट इकोनॉमिकल कौन होगा, बता सकते हो? हाँ, इन तीनों में से जो लोएस्ट कॉस्ट वाला है, लोएस्ट टोटल कॉस्ट वाला है, वो इकोनॉमिकल होगा। देखते हैं कौन होता है, सॉल्व करें। शाबाश, चलिए बच्चों, यू हैव डन। कौन जीता? 5,000 जीता। चलो लेट्स सी, देखते हैं यार कौन जीतता है। आपके मुताबिक 5,000 जीता है, चलो अभी पता चल जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगी? टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? ये रेलिवेंट कॉस्ट के पीछे एक राज है, इसलिए मैं रेलिवेंट कॉस्ट लिख रहा हूँ, वरना मैं टोटल कॉस्ट भी लिखूँ तो मेरा काम चल जाएगा। डन बच्चों? यहाँ पे टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है। डन? और हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी में 3 तरह के ऑर्डर क्वांटिटी है। 5,000 यूनिट्स मंगवा लें, या 10,000 यूनिट्स मंगवा लें, या 20,000 यूनिट्स मंगवा लें। मेरी बात समझ आ रही है? अब इनमें से कौन सा सूटेबल रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा। नंबर 1 सबसे पहले आ जाए, टोटल परचेज कॉस्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगी? टोटल परचेज कॉस्ट। अच्छा जी, टोटल परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला बस एक मरतबा यहीं पे लिख लो, बल्कि तरतीब ये होती है वो वाली फिर जो आपने एग्जाम में भी करनी है। यहाँ पे लिख लो टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट और नीचे फॉर्मूला लिख लो, परचेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। ठीक है, बस एक मतलब फॉर्मूला शो करवा दो, फिर बाकी सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट फटका दो। डन? अच्छा जी, अब परचेज कॉस्ट एक यूनिट कितने का खरीदा, चेक करो हमने 120 रुपये का, और एनुअल डिमांड कितनी है? 40,000। तो ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना, ऑर्डर जो मर्जी दो, एट द एंड 40,000 ही टोटल मंगवाना पूरे साल में। क्या फ़र्क पड़ता है 5-5 करके मंगवाऊँ, 10-10 करके मंगवाऊँ, 20-20 करके मंगवाऊँ, मंगवाना तो 40,000 है पूरी साल की। ठीक है, और ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट जो निकलती है ये पर ईयर पे निकलती है। ठीक है, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द ईयर है। ठीक है, या पर एनम है, ये पूरे साल की है। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा? 40,000 एनुअल डिमांड है और एक यूनिट कितने का खरीदा? 120 का आंसर कितना आया? 48 लाख। ये 48 लाख
5 करके मंगवाओ तो भी 48 लाख टोटल बनेगा, 10,000 करके मंगवाएंगे तब भी 48 लाख ही रहेगा, और 20,000 करके मंगवाएंगे तब भी 48 लाख ही रहेगा। इसमें कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। यही आंसर है। बहुत अच्छा, अब आप छा गए। सेकंड सर क्या होता है? परचेज कॉस्ट होगी, फिर क्या होता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड ओवर, बोलो बोलो, हाँ, एनुअल डिमांड ओवर OQ। डन। अब तरीका लिखने का इसको ये होता है कि यहीं पे सब कुछ लिख लो, इस फॉर्मूले के अंदर सब कुछ लिख लो। कैसे लिखना तरतीब सिखाता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन होगी, कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये पर ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 4500, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना 4500, लिख दिया, सही। एनुअल डिमांड कितनी है? 40,000, तो यहाँ पे लिख दो 40,000, लिख दिया। और डिवाइड किसे करना? OQ। तो भाई इसके लिए 5,000 आ जाएगा, इधर करूंगा तो 10,000 लिख दूंगा, इधर करूंगा तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो इसलिए आपको वन पे बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले से जान छूट जाएगी। पहले वाले बताओ, अगर मैं OQ में 5,000 पुट करता हूँ तो आंसर बताओ क्या आता है? हाँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 36,000 आ गया। आगे जी बच्चों, आगे 18,000, वो और कम हो जाएगा ना। देखो ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। आगे 9,000 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। अब क्या रह गया मेरे पास? टोटल होल्डिंग कॉस्ट रह गई मेरी। चलो जी, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। फॉर्मूला याद है किसी को? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और मल्टीप्लाई बाय OQ ओवर 2। फिलहाल सेफ्टी स्टॉक नहीं है, सही है। चलो जी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बताओ कितनी है? सवाल से 25 है, लिखा हुआ आगे पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर ईयर, ये लिखा होगा हमेशा। होल्डिंग कॉस्ट कितनी आई? 25। पहली के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट में 5 पुट कर दूंगा, इसके लिए 10 पुट कर दूंगा, इसके लिए 20 पुट कर दूंगा, बार बार फॉर्मूला लिखने से बच जाऊंगा। आंसर बताएं क्या आता है? 62,500, 125,000, 250,000। डन। अच्छा सर, तीनों की टोटल कॉस्ट आ गई, अब बारी किसकी आ गई? हाँ, अब टोटल करने की, क्या करना है इसको? टोटल करने की बारी आ गई। टोटल करें पहले का 48। ओहो भाई, चारों को, इनको टोटल करो तीनों को ना। 4898 500, 49 43 000, 50 59 000। ऐसे है। अब चेक करो, ये 50 है, ये 49 है, ये 48 है। बताए लोवेस्ट कौन है? 48 है। इसका मतलब कौन जीत गया? वेल डन, 50,000 जीत गया। तो हम कहेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी 5,000 इज मोर इकोनॉमिकल। ये हमारा डिसीजन। ओके, तो ये था। वेल डन, आप लोगों ने माशाल्लाह खुद ही पढ़ा दिया। पहला सवाल, ये फॉर्मेट याद रख लें, मैं सारे सवालों को इसी फॉर्मेट पे लेके जाऊंगा। आई कैप के फॉर्मेट डिफरेंट होंगे, जब आप इसका, जब हम पास पेपर करेंगे और आई कैप का जब सोल्यूशन देखेंगे तो बड़ी उम्मीद है आपका दिमाग क्या होगा? हाँ, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वैसे अभी सही दिमाग चल रहा है माशाल्लाह।
पक्की बात है? ओके, तो सर फिर आप लोगों ने ICAP वाले फॉर्मेट से नहीं करना, जो हमने फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट से करना। इससे दिमाग जी, इससे दिमाग फिल इन द ब्लैंक पूरी करे ना, इससे दिमाग कम खराब होगा। खराब होगा वैसे, अच्छा इससे दिमाग खराब नहीं होगा माशाल्लाह, इससे आप चीज़ें जल्दी पिक कर लोगे। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? कोई सवाल है पूछ लो। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सर सॉल्व कर ली। सर कोई टेंशन है, कोई परेशानी? कोई परेशानी, आगे चलें? चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, एग्जाम नोट पढ़ लेते हैं। एग्जाम नोट पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता दी लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बात थी, तो दैट्स व्हाई आई रोट हियर। एग्जाम नोट ये, ऑर्डर क्वांटिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी? 40,000। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी टोटल में? सॉरी, ओहो, एनुअल डिमांड टोटल 40,000 थी। यहाँ पे ये बात है, समटाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी जो एक मरतबा तय कर ली उसको चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैंने इरादा किया यार 5-5 हज़ार करके मंगाऊंगा, तो हर बार ऑर्डर 5-5 का देना। ये नहीं कि अभी 5 का ऑर्डर दे दूं, फिर 4 का दे दूं, फिर 2 का दे दूं, फिर 1 का। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज करने की इजाजत नहीं है, ये बात लिखी हुई है। क्लियर? ये बच्चों क्लियर? अच्छा, ये तो था कॉन्सेप्ट हमारा ये कि ऑप्टिमम बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए। तो ये ऑप्टिमम बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी हमने कहा वो होनी चाहिए कि 5, 10, 20 इनमें से कौन सा बेस्ट होना चाहिए। हमने कहा भाई तीनों की क्या कर लो, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, यानी कि परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग, होल्डिंग, तीनों की कैलकुलेट कर लो। जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी, जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी, इसका मतलब वो बेस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर होगा। ये 5,000 हमारे मुताबिक सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर होगा। बता सकते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 बेहतर है, 10 बेहतर है या 20 बेहतर है? मुझे कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे सर तीनों का मुकाबला करवाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सर? और उस मुकाबले में जो जीतेगा वो मोर इकोनॉमिकल ऑर्डर होगा। क्या होगा? नहीं, पूरी बात नहीं, जैसे मैंने समझाया। Who is the best economical order? कैसे पता चलेगा कि कौन बेस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर है? अब मुझे सुनो आराम से यार, जैसे मैं आराम से समझाता हूँ। हाँ हाँ बोलो ना सारे मिलके। हाँ अब सही बोला है, यानी कि मैं तीनों ऑर्डर क्वांटिटी का आपस में मुकाबला करवाऊंगा और जो मुकाबले में जीत गया, और जीतेगा कौन? जिसकी रेलिवेंट कॉस्ट टोटल कम आएगी, वो मोर इकोनॉमिकल होगा। डन? अच्छा, ये तो करवा दिया। आगे सवाल ये है, आगे सवाल ये घर जाके करना आप लोग, वैसे शुगल मिले में, ठीक है? सारी वैल्यूज ये वाली उठानी है, यानी कि परचेज कॉस्ट 120 ही लेनी है, होल्डिंग कॉस्ट 25 ही ले लेना, ऑर्डरिंग कॉस्ट 4500 ही ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? एनुअल डिमांड 40 नहीं लेनी, एनुअल डिमांड ऊपर वाली लेनी है 12,000, सही है? और अब ऑर्डर क्वांटिटी लेनी है ABCDE 5 लेनी है, 12, 6, 4, 3, 2। आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, सही है? तो अगर कर लोगे इसे एक बड़ी बेहतरीन चीज सीखोगे। अगर नहीं भी करना कर लो तो बेहतर है, ठीक है? कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे, ना भी करो तो काम चल जाएगा। अगर मैं आपको ये वाला सवाल दूं, आपके सारे बहुत ज्यादा है, पहले मैं 12 की टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल होल्डिंग, फिर 6,000 के लिए कैलकुलेशन करूंगा, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर कहीं जाकर जब मैं 500 का मुकाबला करूंगा और 500 की टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, फिर एट द एंड मुझे पता चलेगा अच्छा यार मान लो कि 4,000 वो है जिसकी सबसे कम कॉस्ट हो रही है, या 3,000 वो है जिसकी सबसे कम कॉस्ट आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है? ये वाला तरीका समझ आया कि मुझे 500 का मुकाबला करवाना पड़ेगा और उनमें से जिसकी कॉस्ट कम आएगी वो जीत जाएगा, वो बेस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर होगा। ये वाली बात समझ लगती है मेरी?
एक तरीका तो ये, एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि पांचों का मुकाबला कर रहा हूं। एक तरीका क्या है उन सब, ये एक तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका क्या है कि पांचों का मुकाबला। मैंने कहा एक तरीका क्या है, कहता ये भाइयों एक तरीका ये है कि वो, हाँ, इन पांचों का मुकाबला कर रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको एक ऐसी क्वांटिटी बता दूं, कि मैं आपको एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी इन्हीं में से बता दूं या इनके अलावा बता दूं, वो एक सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी होगी। सर वो कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी होगी? वो सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी होगी। वो एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी होगी जब उस ऑर्डर क्वांटिटी का मुकाबला इन पांचों से करवाएंगे तो वो सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी ही हमेशा जीतेगी। नहीं बात समझ आई? क्या समझाओ? अगर हम हाँ, हम एक सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करेंगे और अगर उस सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी का मुकाबला इन पांचों से करेंगे तो वो सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी जीतेगी। उस सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी को प्यार से कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वाला कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। देन ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी है। अगर ये मुझे पता चल जाए, ये वो ऑर्डर क्वांटिटी होगी जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगी। और जब मैं इसका मुकाबला अदर इकोनॉमिक ऑर्डर से, जैसे कि 5,000, 10,000, 20,000 से करवाऊं, या अपने ऊपर वाली एग्जांपल में 12, 6, 4, 3, 2 से करवाऊंगा, तो हमेशा वो सीक्रेट यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही जीतेगी। तो ये कौन सी थी बच्चों? ऑर्डर क्वांटिटी। तो कोई भी हो सकती है। और वो जो सीक्रेट ऑर्डर क्वांटिटी थी उसका पूरा नाम क्या है? EOQ। EOQ यानी कि EOQ वो वाहिद ऑर्डर क्वांटिटी होगी जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगी। मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आ रही? अभी और एग्जांपल देनी पड़ेगी मुझे लगता है ना। 2 एग्जांपल सुन। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हैसियत बाकी ऑर्डर क्वांटिटी के मुकाबले में ऐसे है। इसके लिए एग्जांपल समझाता हूं। मान लो, अच्छा एग्जांपल तो वैसे फजूल सी है, ठीक है जी, लेकिन बात समझने के लिए बड़ी बेहतरीन सी है, ठीक है, इसलिए इसके अलावा कोई एग्जांपल और है नहीं मेरे पास देने के लिए, ठीक है, जो इससे तगड़ी हो। मान लें जैसा कि मैंने 5, 10, 20 इन तीनों का मुकाबला करवाया और मैं देखना चाहता हूं इन तीनों में से कौन जीतेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो डाटा को देख देख करके 5 जीतेगा, 10 जीतेगा या 20 जीतेगा? नहीं बता सकते। आप कहेंगे सर अगर मैं कहूं भाई 5 जीतेगा, 10 जीतेगा, 20 जीतेगा, कौन जीतेगा? आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होगा, हम बता सकते नहीं है सर, इनका मुकाबला करवाएं, इनका मुकाबला करवाएं। और मुकाबला जब करवाया, मुकाबला करवाने के बाद पता चला कि 5,000 की सबसे कम कॉस्ट है ये, सर 5,000 जीत गया। सही है। इसकी एग्जांपल यही है कि मान लें अगर हमारे पास, सर अगर हमारे पास तीन कुत्ते हैं, कितने कुत्ते हैं? शिकारी कुत्ते होते हैं जो, ठीक है, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं, वो 3 तरह के शिकारी कुत्ते हैं। मान ले A कह लो, B कह लो, नहीं A भी सही नहीं सही जा रहा, सर D1 कह दो, D2 कह दो और D3 कह दो। ये तीनों शिकारी कुत्ते बेहतरीन किस्म के, जर्मन शेफर्ड, बेहतरीन, हाईली स्पीडी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये 3 शिकारी कुत्ते हैं, इनके दरमियान बताएं इनमें से कौन जीतेगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर बताएं इनमें से कौन जीतेगा, बता सकते हो? आप कहेंगे सर तीनों सेम है, तीनों सेम नस्ल के हैं, तीनों शिकारी कुत्ते हैं, सर इनका मुकाबला करवाएं, मुकाबला करवाएंगे फिर ही पता चलेगा कौन जीतेगा। बज़ाहिर शक्ल सूरत देख के पता चल सकता नहीं है, तो हम मुकाबला करवाएंगे तो पता चलेगा कि कौन जीतेगा। जैसे कि मैंने यहां पे ये समझाया कि इन तीनों का मुकाबला होगा तो ही पता चलेगा कि मोर इकोनॉमिकल कौन। डन सर। अब आया कॉन्सेप्ट EOQ का। किसका? EOQ का। मेरी बात समझ आ रही है? अब कॉन्सेप्ट किसका आया? EOQ का। मुझे बताएं अगर ये 3 कुत्ते लाइनों लाइन खड़े हो जाएं रेस लगाने के लिए, और सर रेस अब लग किसके साथ रही है? चीते के साथ। किसके लग रही है? चीते के साथ। मुझे बताएं अगर शिकारी कुत्तों का मुकाबला
चीते के साथ हो भागने का, तो सर कौन जीतेगा? सर कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? सर कौन जीतेगा? सर आप मुझे अब कहोगे सर नहीं, मुकाबला करवाएं तो पता चलेगा, तो सर फिर आपकी अक्ल को सुनाम है, सही है? क्या इस केस में आप कहेंगे सर मुकाबला करवाएंगे तो पता होगा, या आप कहेंगे सर 110% छोड़ें, 1000% सर चीते ने जीतना है, कुत्ते तो उसके करीब करीब भी नहीं होने। मेरे बात समझ आ रही है? हाँ नहीं चीता सर, अब चीता ही है ना, फिर वो बीमार चीता हमने। अब बताएं इन चारों में से सर कौन जीतेगा? हाँ यही बात है। अगर 5000, 10000, 20000 अगर इसका मुकाबला EOQ के यूनिट, मान ले EOQ कहता है यार 6-6000 करके मंगवा लो या 6000 500 करके मंगवा लो, तो अब मैं क्या करूंगा, इन चारों का मुकाबला करवाऊंगा या इसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा? सर EOQ के ऊपर ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि EOQ इनके मुकाबले में चीता है, ठीक है? और चीता वैसे ही माशाल्लाह बेहतरीन, सबसे जो फास्टेस्ट जो रनिंग एनिमल है वो है ही अर्थ में चीता ही है, इससे तेज कोई भाग सकता नहीं है। वो अलग बात है जो चीते की जो रनिंग टाइम है वो बहुत कम है, ये ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता चीता, ठीक है? और चीता एक वाहिद ऐसा एनिमल है जिसके जो लंग्स हैं वो बहुत बड़े बड़े लंग्स हैं, ये मैक्सिमम जो रन कर सकता है 1 मिनट 1.5 मिनट तक या 2 मिनट तक भाग सकता है, इससे ज्यादा भाग नहीं सकता, क्योंकि इसने इतना तेज भागना होता है, इतना तेज भागना होता है कि जब ये भागता है इसके लंग्स बहुत बड़े होते हैं, तो लंग्स में जो एयर होती है ना वो बहुत ज्यादा फैली होती है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है? उस स्पीड की वजह से ये बहुत तेज भागता है, और अगर ये ज्यादा देर तक भागता रहे तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि जब ये भागता है तो लंग्स बड़े होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो बहुत हाई हो जाता है, और अगर उसी स्पीड से भागता रहे तो सर ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, कबूल हो जाएगा। तो दैट्स अक्सर अगर आप लोगों ने कभी देखा हो चीते को, तो चीता जो है हमेशा छुपा रहता है, जब शिकार इसका करीब आता है तो फिर हमला करता है, और जब ये फिर भागता है तो कोई भी से तेज भाग सकता नहीं है। तो सर उस दिन तो भी पक्की पार्टी चलती है, ठीक है जी? अच्छा जी, अब आ जाए, अब वो जो EOQ जो है, जो हमारा चीता है, अब सर उस चीते को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखाने लगा आपको। अच्छा जी, तो ये EOQ हमारा क्या सर चीता है, चीता, शायद डबल E से चलता हो चीता, चलो जो भी है, हमें क्या लेना देना, ठीक है जी। अच्छा जी, ये चीज़ें तो हम लिखते हैं, वैसे तो लेपर्ड होता है इंग्लिश में, ठीक है? अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, तो सर अब हम वो लेपर्ड के बारे में, जो चीता जो हमारा है ना सर, उसके बारे में जानते हैं। हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ चीता, चीते की कैलकुलेशन कैसे होगी, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है, EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये ऐसा डिजाइन है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें वो ऑर्डर क्वांटिटी बता देता है जो सबसे कम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है? तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया, तो EOQ आ गया, ठीक है? चलो जी, आपकी सहूलियत के लिए हम यहाँ पे मुकाबला करवाने वाले हैं, ये 3 डॉगी हो गए और इनका मुकाबला चीते से होने लगा है। आओ चीते भाई आ जाओ, अभी मैदान में जाओ। अब यहाँ पे कौन आने वाला है, चीता। उस चीते का नाम क्या है, ये ऑर्डर क्वांटिटी सिंपल है, और इस चीते का नाम क्या, आम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, आम ऑर्डर, चेक करें उसने चीते ने नाम ही अपना कितना जबरदस्त रखा हुआ है कि मैं वो ऑर्डर क्वांटिटी हूं जो बहुत इकोनॉमिकल है, इसलिए उसने नाम ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रखा कि मेरा मुकाबला हो सकता नहीं है। हमने कहा वैसे यार हमें तेरे भी यकीन है तो चल, लेकिन फिर भी एक मतलब तो ये मुकाबला करवा के देख लेते तेरा, ठीक है? आइन जरा, अब इस सवाल का अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, लेट्स सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी? इस वाले सवाल का मैं ही कर देता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। डन बच्चों? अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 4500
और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 25 एंड द आंसर इज 3794 3794 एग्जैक्ट है। नहीं सर अच्छा 0.7 हो नहीं सकता, तो 3795 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ गया 3795। इसका मतलब अब चौथे नंबर पर चीता आ गया, उस चीते का नाम क्या है EOQ, और EOQ है कितना 3795। चीते ने कहा यार 5 10 20 मार गोली तो 3795 यूनिट मंगवा और उसके बाद याशी चेक कर दे रहा। हमने कहा यार तेरे भी यकीन है पर फिर भी तुझे भी टेस्ट कर लेते हैं। आइन ज़रा सर इसको ज़रा टेस्ट करें। जब इसको टेस्ट किया तो 48 लाख तो आना ही आना है क्योंकि परचेज प्राइस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। अब EOQ कितना 3795, तो 3795, ठीक है। चलें ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएं क्या आती है इस चीते की ऑर्डरिंग कॉस्ट। सबसे ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी इसकी 36,000 से ऊपर आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितना? बस 0.8 को मार गोली यार। आगे चलो होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो। OQ की जगह यार 3795 पुट करना है बस। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। 4743। अच्छा इसको 474300 ही आना चाहिए, ये जीरो, क्योंकि EOQ में जब EOQ कैलकुलेट करते हैं तो ऑर्डरिंग और होल्डिंग सेम निकलती है। ये सेम इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने डेसिमल को राउंड किया हुआ है। 3795 पॉइंट कुछ था उसको भी राउंड किया हुआ है, वरना ये 47430 और ये भी 47430 ही आना चाहिए उसको। मेरी बात समझ आ रही है? वो राउंडिंग की वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा कितना आया 47437 आ गया। तीनों को टोटल करो और ये देखना छा जाएगा ये। जी 4894867 ऐसे ही है। अब चेक करो हमारे नज़दीक ये जीता था, ये है 4898 है, 4898 है, और यहाँ पे 4894, आपको पता 4894 जीत जाएगा। तो देखो ये जीत गया। हमने तो पहले कहा था ये अब EOQ का मुकाबला बाकी के साथ होगा, EOQ ने जीतना है। तो अब हमने तो प्रूव भी कर लिया, अब कल को हमें इसके ऊपर कोई शक होगा नहीं होगा। अब यहाँ से एक बात और सिखानी है, चेक करो। अब यहाँ से रेलिवेंट टोटल रेलिवेंट कॉस्ट की इंपॉर्टेंस बताने लगा हूँ इस एग्जांपल से। मुझे ये बताओ ये जो 48 लाख है क्या चारों में 48 लाख आ रहा है? क्या चारों में 48 लाख आ रहा है? ये 48 लाख अगर चारों में आ रहा है, क्या चारों में सेम अमाउंट से आ रहा है? तो ये कहता हूँ 48 लाख फिक्स्ड है, 48 लाख फिक्स है, सब में आ रहा है। बाकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग सबकी बदल रही है, तो कह सकते हैं ये ऑर्डरिंग और होल्डिंग वेरिएबल है। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट में अगर मैं फिक्स कॉस्ट ना भी लूं, अगर मैं 48 लाख को गेम से निकाल दूं, 48 लाख को गेम से निकाल दूं, तो तब भी ये वाला जीतेगा, ठीक है। क्योंकि 48 लाख सब में कॉमन आ रहा है, फिक्स आ रहा है, उस फिक्स की वजह से डिसीजन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखें एक ट्रिक ये भी है, अगर तो हमारे पास परचेज कॉस्ट आ रही है और सब में कॉमन आ रही है तो उसको हम इग्नोर भी कर दें तो टेंशन नहीं है। अगर हम उसको ऐसे करके इग्नोर भी कर दें तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस फिक्स कॉस्ट का हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो फिर अगर परचेज कॉस्ट फिक्स होगी और सब में कॉमन होगी तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इग्नोर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। सिर्फ ऑर्डरिंग और होल्डिंग दोनों को कैलकुलेट करेंगे और हम आंसर लिख लिया करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो जब मैंने उसको निकाला तो यहाँ पे कितना रह गया 48, यहाँ से मिस हो गया होगा तो 98 रह गया होगा। ऐसे ही है, मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? और ये कितना होगा 143 रह गया, ये 49 यहाँ से मिट गया और यहाँ पे रह गया होगा 143 रह गया होगा।
मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ पे कितना रह गया होगा? 259 रह गया होगा, 259। और यहाँ पे कितना रह गया होगा जी? 194। कितना रह गया होगा? 194 नहीं, 194 नहीं, कितना रहता है जरा यार, करना जरा। नाइन्टी 94 रह गया होगा यार, बस मान ये 94 रह गया होगा, ऐसे है। अब चेक करें, ये 98,000 और ये 43 कैसी है? ये 143 है। 98,000, 143,000, 259,000 और ये 94,000। देखे ये जीत गया दोबारा। तो देखे अगर हम परचेज कॉस्ट फिक्स थी ना, उसको निकाल भी दे ना भी लिखे तो भी देखे डिसीजन मेकिंग कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, और जब हम टोटल रेलिवेंट कॉस्ट लिखा करेंगे तो फिर ये परचेज कॉस्ट नहीं लिखा करेंगे, जरूरत नहीं है, लिख भी ले तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक कोई टेंशन बच्चों, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, जो कुछ सिखाया अच्छे से सीख के आना, ठीक है। और आप लोगों ने घर से करना क्या, घर से एग्जाम्पल 2 करके आनी है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में करना क्या, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एग्जाम्पल 2 में आपने ईओ क्यूब कैलकुलेट करना है, जो कि 721 निकलेगा। फिर एग्जाम्पल 3 आप लोगों ने करनी है, सेम डाटा एज पर एग्जाम्पल 1। आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 1 वाला डाटा ले लेना है, ले लिया। ओ यार ये तो हमने सॉल्व कर भी लिया यार, ओहो। और ईओ क्यू लिखा 3795, ओ यार ये तो हमने पहले कर लिया था यार। अच्छा ये तो याशी लग गई यार आप लोगों की तो। कल टेस्ट है, चलो ठीक है, बस ये वाला एग्जाम्पल देख लेना और टेस्ट की तैयारी कर लेना। कल इंशाल्लाह फिर इसी ऑनवर्ड देखते हैं। और क्या, अपना ख्याल रखना, मैं सेंड कर देता हूँ यार अभी। अल्लाह हाफिज़।